एग्ज़ाम से पहले भी ये बोला था कि सभी लोगों को बोला था कि बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये स्कोरिंग नहीं है, ये सिर्फ़ जैसे स्क्रीनिंग है। बट बहुत अच्छा है जिनके मार्क्स अगर आपके इतने 90 मतलब 2 अगर मार्क्स आपके आए हैं, तो अभी आपका जो मेंस का पहला वाला पेपर होगा ना, सेम ऐसा ही होगा, जैसा कि अभी आप इसको दे कर के गुज़रे हैं, है ना? तो उस जी, वाले जी। को आप बना के रखिए, जितने लोग भी हैं जुड़े हुए हैं और उसपे हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहने वाली है नेक्स्ट 14 डेज़ के लिए ताकि आप अच्छे से काम कर पाएँ। ओके जी, सर। ओके सो थैंक यू दुआ आपने बताया कि आपके 90 प्लस मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छा लगा जान कर के। सतीश थैंक यू सो मच सर। सतीश आवाज़ सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन सतीश आपको। थैंक यू सर। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयी ऑलरेडी हैं और अपने जॉब को करते हुए हालाँकि सब लोग अपनी-अपनी हिस्से की स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी का भी टास्क ईज़ी नहीं है, सब लोग कहीं न कहीं एंगेज्ड हैं, कोई पीएचडी में, कोई प्राइवेट जॉब में, कोई टीचिंग में और ये सतीश हैं जो कि रेगुलर क्लासेस अटेंड किए हैं सितंबर से ही और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं और स्टिल ये अगेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होने जा रहे हैं। तो आपको अग्रिम बधाई सतीश, अच्छा लग रहा है आपकी आपकी इस मेहनत को देख कर के कि जॉब करते हुए भी आपने तैयारी किया और अच्छी कितने मार्क्स आए हैं आपके? 72 सर। 72 वेरी गुड अच्छा स्कोर किया आपने। ओके सो आई थिंक मेरे ख्याल से सब लोगों से हो गया अच्छा नहीं अभी बाकी लोग हैं सुमित हो गए विनायक विनायक पाटिल महाराष्ट्र के हैं मेरे ख्याल से विनायक आपको आवाज सुनाई दे रहा है हाँ सर। ओके कैसा रहा रिजल्ट आपका इजी था सर एग्जाम। अच्छा मतलब प्री क्वालिफाई हो गए आप हाँ जी, हाँ जी। ओके वेरी गुड सो अभी प्रिपरेशंस कैसे चल रही है आपकी मेंस की बहुत बढ़िया सर। अच्छा ओके 91 स्कोर आया सर मेरा। 91 अरे वाह क्या बात है बहुत बढ़िया स्कोर किया आपने चलिए मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन पाटिल जी थैंक यू महाराष्ट्र सर। से हैं आप हाँ जी। कैसा है माहौल अभी मुंबई का गर्मी अ, मुंबई में तो हमेशा गर्मी ही रहती है सर। दैट इज वाई मैंने पूछा आपसे कि हाँ कैसा है माहौल वहाँ का ओके सो अभी जुड़े हैं एवेंजर दुआ दास प्रेरणा और दृश्य वर्षा वर्षा कैसा रहा आपका रिजल्ट सुनाई दे रहा है आवाज आपको हेलो सर। हाँ हाँ वर्षा सुनाई दे रहा है आपको आवाज हाँ सर। हो गया सर, पर वही मैंने जो मार्क्स बताया था वही 65। सो हो गया इतने आप मतलब डल साउंड में क्यों बोल रहे हैं मतलब खुशी नहीं है आपको कि आपने पहले आफ्टर पीएचडी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले ही बायोटेक का गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई किया वो भी गैजेट ऑफिसर्स का सर खुश हूँ, पर दूसरों अरे का भाई मार्क्स देख खुशी के को ना ऐसे बहुत ऐसे कौन कौन इजहार करता है अपनी खुशी को बताइए इतना बढ़िया एग्जाम क्वालिफाई किया आपने और खास करके जो लोग मतलब जो लोग मतलब पीएचडी की पेन को मैं समझता हूँ बहुत अच्छे तरीके से बखूबी और पीएचडी करने वाला कैंडिडेट अगर कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लेना जो 5 साल का उसका मतलब कि सेंट्रलाइज हो जाता है किसी एक टॉपिक को लेकर के उसके बाद अगर वो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम से निकाले वो भी आज के सिनारियो का तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है तो मुझे तो बहुत खुशी है जो लोग पीएचडी होल्डर्स हैं उनके लिए कि वो पीएचडी करके निकले और तुरंत के तुरंत उन्होंने गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो वर्षा है फिर प्रेरणा है इधर जो लोग पीएचडी भी कर रहे हैं और मेरे ख्याल से दास भी पीएचडी कर रहा है राइट यस सर। ओके दास कैसा रहा रिजल्ट आपका थैंक यू वर्षा थैंक यू सर सो सर मार्क्स तो कम था पर हो गया सर अरे वाह कैटेगरी से। कोई बात नहीं मतलब जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं उस वाले चीज में आप हैं मतलब आप क्वालिफाई हुए हैं ना यस सर। तब उस चीज के लिए खुश रहिए कि आप क्वालिफाई हुए हैं यस सर। और आपको मौका मिला है अपने आप को प्रूव करने का अब बड़े प्लेटफॉर्म पे और ये मौका आपके हाथ अब जितने लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं किसी के भी हाथ से जाना नहीं चाहिए मैं बस चाहता हूँ कि जो भी सीट्स हैं 50 आपके बायोटेक्नोलॉजी के यहाँ पे जुड़े जो लोग हैं वही वही सारे लोग लेके चले जाए और कोई दूसरे को आने आप मत दीजिए ठीक है चलिए होपफुली कि सब लोगों से वन टू वन इंटरेक्शन हम लोग कर लिए हैं अब थोड़ी बात कर लेते हैं आप लोगों का टाइम बहुत प्रीसियस है और डिस्कस करेंगे हम लोग कि अब आगे नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है आपको क्या चीज़ करना है और कैसे नहीं करना है और उससे पहले कि कुछ सवाल आपसे पूछेंगे ऐप्स को लेकर के कि बहुत सारे बच्चों का मैं देखता हूँ कि आता है कि सर ऐप्स को ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या क्या इश्यूज करेंटली अभी आप लोगों को है एप्लीकेशंस को यूज करने में क्योंकि मेरे ख्याल से जितने लोग अभी जुड़े हैं सभी लोग ऐप को यूज कर रहे होंगे है ना हाँ सर। तो अगर मैं अभी क्या कुछ पॉइंट रख सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आपका बताइए
सर ऐप में ना जैसे जितना भी मटेरियल है हाँ, हाँ। उसको चैनलाइज करने में बहुत इशू आ रहा है। अच्छा, ओके। मतलब मानिए कि अगर आप हम प्लान भी करते हैं कि मान लीजिए सर कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से शुरू कर रहे हैं या बायोकेमिस्ट्री, तो वो एक जगह पे अगर उस तरीके से मिल जाता तो थोड़ा आसान होता सर। वो अच्छा, काफी जगहों पे मतलब एक डायरेक्ट फोल्डर ना मिलके ऐसे अलग 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 जगहों पे ऊपर नीचे वैसे मिल रहा है सर। सॉरी दुआ, आपने कब देखा था ये चीज़? अभी कल मैंने पूरा कस्टमाइज़ किया है पूरे आपके फ़ोल्डर्स को सारा सब कुछ और सर अब मैं बस आपको कल ही नहीं देख पाया था, मैं थोड़ा वर्किंग भी हूँ तो। आज आप देखिए आपकी इस प्रॉब्लम का रेक्टिफिकेशंस किया जा चुका है। सारे जो प्री वाले कंटेंट थे वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे। सारे सिर्फ़ मेंस के हैं, यूनिट वाइज़ फ़ोल्डर सब बने हुए हैं और सब सारे मटेरियल सब फ़ोल्डर में ही आपको दिखेंगे पूरा सीक्वेंस में, ऑर्डर में आपको, है ना? जैसे यूनिट फर्स्ट है। सॉरी सर, सॉरी मैं बिना देखे आपको इट्स कह ओके, दिया, इट्स सॉरी। फाइन। ये वाली क्वेरी कुछ लोगों ने पहले भी किया था। आई थिंक समीर एक लड़का है जो कि उन्होंने बोला था कि सर ऐसे एक्सेस करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मुझे लगा कि प्री एग्ज़ाम्स के मटेरियल की ज़रूरत है नहीं। तो वो सारी चीज़ें आई थिंक होपफुली अगर अभी कल के बाद जिन लोगों ने यूज़ किया होगा, उनको ये दिखा होगा कि हाँ, सिपिका प्रसाद। हाँ जी, बताइए सिपिका। कुछ कहना है आपको? आपने हैंड रेज़ किया हुआ है। या हेलो, जस्ट फिनिश कर लेते हैं, आप अपनी बात फिनिश कर लीजिए, देन आई विल स्पीक। ओके, ओके, ओके। सो दुआ आपकी जो प्रॉब्लम मतलब जो आप बोलना चाह रहे थे उसके लिए ऑलरेडी मेंशन किया गया है। सारे जो फ़ोल्डर्स हैं यूनिट वाइज़ बने हुए हैं और अब आपको आसानी से यूज़ कर पाएँगे आप और ऑलमोस्ट जो वीडियोज़ हैं उन पे जो टाइटल है जो मतलब कि आपका लेक्चर का टॉपिक है, वो भी बहुत सारे वीडियोज़ पे मेंशन किया गया है ना? तो अगर सपोज़ जी आपको सर। इम्यूनोलॉजी पढ़ना है तो आप इम्यूनोलॉजी के फ़ोल्डर में जाइए, सारे वीडियो जहाँ पे आपको सीक्वेंस से मिलेंगे, तो अभी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर एंड तो सॉरी इट्स सर, ओके, मैं इट्स चेक कर। फाइन। हाँ, ऐसा सॉरी की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, बताइए सिपिका। या हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। एक्चुअली आई हैव मुझे 2 बातें बोलनी है। बिल्कुल। पहला तो अभी तो मैंने आज देखा नहीं आपका ऐप, आप जो बोल रहे हैं कि आपने पूरा यूनिट वाइज़ क सही से कर दिया है। हुँ, हुँ। उसमें मैंने चेक नहीं किया है, बट विदाउट चेकिंग आई वुड लाइक टू पुट अ सजेशन कि हुँ, अगर आप उसमें टॉपिक वाइज़ उसका जो भी फ़ोल्डर है, बायोटेक 1, 2, 3 जो भी आपकी वीडियोज़ हैं, अगर आप टॉपिक वाइज़ हर एक चीज़ कर दें, तो वो हमें सही रहेगा देखने में। हुँ, हुँ, उस फ़ाइल का बिल्कुल। नाम ही टॉपिक वाइज़ कर दें। बिल्कुल, वही मैंने आपको बताया सिपिका मतलब इनको दुआ को मैं बोल रहा था कि सारे टॉपिक पे तो नहीं है बट बहुत सारे यूनिट्स के जो वीडियोज़ हैं ना जैसे सपोज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 13 वीडियोज़ हैं, राइट? तो अब सपोज़ कि किसी या स्टूडेंट्स को जानना है कि उसको म्यूटेशंस पढ़ना है या किसी को रेप्लिकेशंस पढ़ना है, तो सारे वीडियोज़ को ओपन करना पड़ेगा उसको, तो दैट इज़ व्हाई टाइटल के वहाँ पे नीड है। तो डिस्क्रिप्शंस वाले कॉलम में आपको वीडियोज़ के जो टाइटल हैं मतलब कि उस वीडियो में क्या आपको जानने को मिलेगा ये चीज़ मेंशन है। इस पे काम अभी चल रहा है मतलब सारे पे नहीं हुआ है बट मैक्सिमम कई सारे वीडियोस पे टाइटल ऐड हो चुके हैं और आपको रिसेंटली मतलब 1-2 दिन के अंदर में सारी चीज़ें ये नॉर्मलाइज़ हो जाएँगी। तो आपको वीडियोस जो होंगे वो टाइटल वाइज़ दिखेंगे। आपको जिस टॉपिक को पढ़ना है जस्ट आप उस वीडियो के टाइटल पे आप क्लिक कीजिए और आपको आसानी से वो टाइम आपका लॉस नहीं होगा। आप आसानी से टाइम सेव कर पाएँगे। ये चीज़ मैं भी समझता हूँ कि इससे आपका टाइम लॉस होता है कि आपको उसमें सर्च करना होता है कि मुझे अभी पढ़ना है रेप्लिकेशंस को पढ़ना है या ट्रांसलेशंस को पढ़ना है तो मैं कौन से वीडियो पे जाऊँ कि वो मुझे मिल जाएगा, राइट? तो उसके लिए या मैं हाँ, बिल्कुल आपके सजेशंस काफ़ी अच्छे हैं और इस पे काम हो रहा है तो जल्दी ही आपको 1 से 2 दिन के अंदर में आपको सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सिंक्रोनस फॉर्म में मिलेगी, नॉर्मलाइज़ फॉर्म में। ओके, या सिपिका जी? एक एक और बात मुझे हाँ, हाँ, रखनी है। बिल्कुल। आपने जैसे जो 100 मेंस के क्वेश्चंस डाले हैं, हुँ, हुँ। तो हमारा टॉपिक अगर हम लोग सिलेबस देखें तो हमारा सिलेबस 10 पोर्शंस में डिवाइडेड है। हुँ, हुँ। ठीक है? और इनके क्वेश्चंस काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग हैं। अगर 20 नंबर का हम एक क्वेश्चन भी करने जाएँ तो उसमें हमें थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा, हुँ। काफ़ी ज़्यादा हुँ, एक्चुअली। हुँ। तो मेरा सजेशन ये था कि आपने जो रैंडमली 100 क्वेश्चंस दिए अलग-अलग टॉपिक के, अगर आप उसको स्ट्रक्चर्ड कर दें कि ये पहला टॉपिक है, सपोज़ मेरे सामने अभी सिलेबस है। पहला उनका पैराग्राफ है सिलेबस का माइक्रोबायोलॉजी। हुँ, हुँ। तो माइक्रोबायोलॉजी से ये टॉपिक है, इनसे रिलेटेड ये मेंस के क्वेश्चंस हैं। तो ओके, अगर कुछ नहीं तो उतना भी पढ़ लें हम लोग तो काफ़ी है, बिकॉज़ आई थिंक सारे मैक्सिमम इसमें वर्किंग होंगे। मैं भी वर्किंग हूँ एक्चुअली। ओके। तो थोड़ा टाइम का शॉर्टेज अगर इस तरह से हेल्प मिल जाए तो आई थिंक इट विल बी रियली हेल्पफुल अच्छा, फॉर ओके, अस। ओके। तो मतलब कि ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को कि बाइफरकेट चाहते हैं आप कि इम्यूनोलॉजी अगर है तो वो सारे क्वेश्चंस उसमें फ़ोल्डर में होने चाहिए या टॉपिक वाइज़ होना चाहिए कि ये वाले क्वेश्चंस जो होंगे वो इस वाले यूनिट के हैं, राइट? या मेरा यही हुँ, हुँ। सजेशन, अगर वैसे थोड़ा जल्दी मिल जाए तो आसान रहेगा। आई होप सब एग्री कर रहे होंगे इससे।
डेफ़िनेटली जो स्टूडेंट्स के फेयर मतलब उनके फ़ायदे की चीज़ होगी उसके लिए सब एग्री करेंगे ही और डेफ़िनेटली ये होना भी चाहिए। तो हेलो सर, मैं मैम के पॉइंट में एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल। ये जो सॉल्यूशंस है सर, मेंस में क्वेश्चन जो आएंगे वो 6 मार्क, 10 मार्क, 14 मार्क, 20 मार्क्स के आएंगे। तो आपके हिसाब से उनमें क्या-क्या सॉल्यूशंस, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होना चाहिए, वो भी सॉल्यूशन अपलोड कर दे दो सर, बहुत अच्छा होता सर, बहुत हेल्प मतलब कि मॉडल आंसर? हाँ, मॉडल आंसर उस 100 क्वेश्चन की। ओके, उसके लिए तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा बिकॉज़ सारी चीज़ें टाइपिंग करनी पड़ती हैं, तो अभी तो मैं उसके लिए ये चीज़ के आपको कमिट नहीं कर पाऊँगा कि मैं आपको सारे का सॉल्यूशन दे सकता हूँ। हाँ, ये ज़रूर कर सकता हूँ कि सारे यूनिट्स के कुछ-कुछ क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स बना कर के अपलोड कर दूँगा ताकि आपको एक टेम्पलेट मिल जाए कि आप हाँ, बाकी भी जो उतना क्वेश्चंस हैं कीजिए उनको तो उसके हेल्प बेसिस तो पे आप होगी। जैसे सपोज़ कि अगर कोई 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसमें क्या कंटेंट डालें और किस तरीके से उसको रिप्रेज़ेंट करें कि आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा। ये मैं कर सकता हूँ बट सारे क्वेश्चंस के लिए कर पाऊँ इसके लिए मैं आपको कमिटमेंट नहीं करूँगा कि हाँ, मैं सारे जो और अभी क्वेश्चंस का सीरीज़ चलेगा। अभी तो चूँकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आया है, तो अभी आपको जो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिले हैं, उसमें और भी फ़ोल्डर मतलब फ़ाइल्स ऐड होंगी, जो कि और ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे आपके और प्रैक्टिस करने के लिए। और वो जो मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो उन सारे जो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि बहुत लेंथी वाले क्वेश्चंस हैं। वो आपके पूरे कॉन्सेप्ट को एक समराइज़ करने के लिए अगर आप उतने भी सवालों के आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर आप लिख पाते हैं, दैट मीन्स यू आर इन अ गुड कंडीशन। बट अभी और भी ज़्यादा आपको टेक्निकल टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे अपकमिंग डेज़ में, राइट? तो मॉडल आंसर्स के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि सारे जो मतलब यूनिट्स हैं मतलब कि टॉपिक्स हैं उनके कुछ-कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स बना करके टाइप करके आप लोगों को मैं अपलोड कर सकता हूँ, जो कि आपके लिए एज़ अ टेम्पलेट का काम करेगा। आप उसको देख पाएँगे कि हाँ, अगर कोई 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसको क्या इसमें लिख पाएँगे या फिर अगर कोई 20 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको क्या लिखना चाहिए और क्या आप लिख पाएँगे, है ना? ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है? सर, मुझे इसमें एक चीज़ ऐड करनी थी। सर, मतलब जैसे आप ये बोल रहे हैं टेम्पलेट के लिए, तो सर इज़ इट पॉसिबल कि हम जैसे आप पूरा आंसर ना लिखें एंड सिर्फ पॉइंटर्स मेंशन कर दें, तो एटलीस्ट हमें पता चल जाएगा कि हमें इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करनी है। तो ओके, मतलब कि आपका कहना इनका कहना सर ये है कि जैसे जो भी कोई क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो उसमें मैं एक पॉइंट कर दूँ कि आपको इसमें ये लिखना है, फिर आपको उसमें ये लिखना है, ये सब हेडिंग की बात एग्ज़ैक्टली, आप कर रहे हैं, राइट? अगर आप हर क्वेश्चन का राइट सर। सर मतलब बिकॉज़ आई वी कैन अंडरस्टैंड कि आपके लिए भी डिफ़िकल्ट होगा आप इतने सारे आंसर्स एक साथ लिखना। बट अगर ये पॉसिबल है कि हर क्वेश्चन का आप एक फ्रेमवर्क, एक शॉर्ट में फ्रेम बना के दे दें एंड देन फिर हम अपनी नॉलेज बाद में उसपे पुट ऑन कर दें। तो अगर हमें क्वेश्चंस मतलब कम प्रैक्टिस करने का टाइम मिल रहा है, तो एटलीस्ट हमें पता होगा अच्छा हमें इस क्वेश्चन में इन हेडिंग्स के अंदर इस क्वेश्चन को आंसर कर कर सकेंगे, साथ-साथ में आपको ये भी लग जाएगा कि अच्छा अगर ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो उसमें और हम क्या-क्या सब हेडिंग को इंक्लूड कर सकते हैं और अगर आपको एक बार सब हेडिंग पता हो ना, तो आपको उसमें कंटेंट को पुट करना कर सकते ईज़ी हो हैं। जाता है। मतलब कह सकते हैं कि चीज़ें समराइज़ बहुत अच्छे तरीके से हो पाती हैं। ओके, सो राइट सर। ओके। सर मुझे 2-3 चीज़ें और ऐड करनी थी सर, कैन आई? श्योर, बताइए। सर एक तो जो पीडीएफ्स आपने डाली हैं सर, जैसे आपने मॉलिक्यूलर की डाली थी एक कंबाइंड पीडीएफ सारे टॉपिक्स की एक साथ, इज इट पॉसिबल कि बाकी सब्जेक्ट्स का भी आप कर दें एक स्ट्रक्चर्ड और पूरी कंबाइंड पीडीएफ? ओके, आई थिंक मेरे ख्याल से इम्यूनोलॉजी का, बायोकेमिस्ट्री का और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का होगा। बाकी रिमेनिंग अच्छा मतलब जो इंडिविजुअल यस जैसे सर। पीडीएफ हैं, उनको आप चाहते हैं कि एक सिंगल पीडीएफ में पूरा हाँ, 1 यस यूनिट सर। का हो, है ना? यस ताकि सर। आप एक पीडीएफ को ओपन यस करें सर। तो आप आसानी से पूरे रिवीजन कर पाएँ। ओके, हाँ, ये पॉसिबल है, ये मैं अगर यस 1 सर, दिन क्योंकि का कई टाइम बार लगा ना हम लोग ना जैसे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो प्रिंट निकाल लेते हैं, तो वो ईज़ी हो जाता है उसमें से फिर। अच्छा, ओके। प्रिंट करने में भी कोई प्रॉब्लम होती है? मतलब जो ऐप में आपके पीडीएफ्स हैं, आप उनको डाउनलोड कर पाते हैं, प्रिंट हो जाता है? यस सर, ओके, हो जाता है। मतलब ऐप को लेकर के कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसको एक्सेस करने में कुछ लोग बोलते हैं कि डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो नहीं सर, लैपटॉप हो पे रहा यूज़ है। कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। सर वो लिंक की वजह से आती है, उनके पास वो एग्जैक्ट लिंक नहीं होता
वो लोग ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं पीसी में, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल, उनको मैं बोलता हूँ कि ऐप आपका पीसी में डाउनलोड नहीं होगा, उसके लिए वेबसाइट की एक लिंक है, वो मैं लिंक शेयर करता हूँ कि आप इसको यूज़ कीजिए, ताकि आप डायरेक्टली ब्राउज़र मतलब गूगल क्रोम पे आप सिर्फ़ वो लिंक कॉपी करेंगे तो डायरेक्टली आपको वही मिलेगा, पेज खुल के आएगा और वो वेब पेज ही है जो कि ऐप का वेब पेज बना हुआ है। तो अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं फिर तो आपको वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर आप लैपटॉप या पीसी या कुछ यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिर्फ़ वेब पेज का लिंक चाहिए होगा, आपको ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सर एम आई ऑडिबल? हाँ, हाँ, बिल्कुल बताइए। सर जी, ये मैं पूछ रहा था सर, जैसे कि यूनिट 6 और यूनिट 7 जो बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, एनिमल और प्लांट वाला, वो मुझे वो सर वो कंटेंट में मिल नहीं रहा वो। वही मैं आपको मैसेज किया था सर। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के कंटेंट अभी आपको अपलोड नहीं किए गए हैं और ये जल्दी ही आपको मिल जाएगा। मतलब कि आपको मिल नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रॉब्लम हो रही है एक्सेस करने में, वो कंटेंट अभी अपलोड किए नहीं गए हैं। ओके, ठीक है सर, ये डाउट था। प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी के और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के ये 2 यूनिट्स के बहुत सारे टॉपिक्स हैं अभी जो कि आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलना है और आप लोग अपनी प्रिपरेशंस करते रहिएगा। मेरे हैंड का जो काम है वो मैं बैकडोर से करता रहूँगा, आपको उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपके पास जो बाकी सारे रिमेनिंग कंटेंट हैं, आप उनको उन पे अपनी ग्रैपिंग कीजिए, जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको मैं आपको ऐसे डेली बेसिस पे अपलोड करता रहूँगा और आपको मिलता रहेगा। और जो ग्रुप बना हुआ है, सारे लोग ग्रुप पे हैं? नहीं सर, अभी मैंने नहीं मैसेज सर, किया था नहीं सर है। आपको, ऐड कर अच्छा, दीजिए। जितने लोग भी ग्रुप में नहीं हैं, तो वो प्लीज़ जो व्हाट्सएप का नंबर मतलब जो नंबर आपको दे रखा है, ऐप में भी है और यूट्यूब पे भी है, उस नंबर पे अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। आपका नंबर सेव करेंगे, फिर आपको ग्रुप में ऐड करेंगे और ग्रुप में आप सब लोग अभी मतलब ऑलमोस्ट जितने लोग भी हैं वहाँ पे, अब वो लोग हैं जो कि क्वालीफाई वाले हैं, ठीक है? मतलब पहले के भी लोग हैं, बट मेरे ख्याल से वो लोग अब लेफ्ट ही हो जाएँगे, क्योंकि अब वो उनको ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो भी एक हेल्दी डिस्कशन हो सकता है, जिस तरीके से अभी आप लोगों ने अपने-अपने सजेशंस दिए हैं कि आपके लिए और बेटर क्या किया जा सकता है हमारी तरफ से और बाकी जो हमें लगेगा कि हमें आपको देना है और आपको सजेस्ट करना है और जब कभी भी लगेगा कि आपकी लाइव क्लास की ज़रूरत है, तो उस पे थोड़ा आप लोग एक्टिव रहिए ताकि जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे करनी है, वो आसानी से हो सके, है ना? तो जितने लोगों के भी नंबर उस ग्रुप पे नहीं ऐड हैं, अपने उस नंबर से जो नंबर आपको यूट्यूब पे या फिर ऐप पे दिया हुआ है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और आपके नंबर को ऐड किया जाएगा। ओके? हेलो सर। हाँ, हाँ, बताइए। सर मैथ में करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज में कंसेप्ट प्लस करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वैसे मैथ्स में बायोटेक्नोलॉजी में जैसे कि क्रिस्पर कैस पीबी नॉट टेक्नोलॉजी, ऐसे करंट अफेयर्स बेस्ड ऑब्वियसली क्वेश्चन। देखिए, मैंने आपको बताया था एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेकर के, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है कि इस बार का जो पेपर होगा वो प्रीवियस 18 और 15 वाले पेपर के कंपैरिजन में एडवांस होगा, राइट? और जैसा कि आप लोग बायोटेक के लिए राइट अप करने के लिए जा रहे हैं, तो डेफिनिटली बायोटेक के फील्ड में अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा जो डायनामिक आपका जो सब्जेक्ट है, जिसपे कि रिसर्च बहुत ज़्यादा होते हैं, वो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है और बायोकेमिस्ट्री है और माइक्रोबायोलॉजी है। ये कुछ और इम्यूनोलॉजी है, जिसमें डिजीज़ का पूरा आता है। ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं, जिनमें कि रिसर्च कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और नई-नई चीज़ें आती हैं। तो डेफ़िनेटली आपसे जो सवाल किए जाएँगे राइट अप करने के लिए, उनमें कुछ चीज़ें जो करंट में चल रही होंगी या रिसेंटली अभी जो डेवलप किया गया होगा, उनके बारे में सवाल आपसे बनेंगे। पहले वाली जो चीज़ें हैं, उनसे तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो करंट में चीज़ें चल रही हैं लाइक एज़ जैसे मैंने बताया कि आरडीटी टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाला है आपके लिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आरडीटी टेक्नोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से सवाल आना श्योर है, मतलब आएगा ही आएगा। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि बायोटेक में होने का मतलब ये चीज़ होना है। तो आएगा आपको कि जैसे रिसेंटली अभी कौन-कौन से ऐसे ऑर्गेनिज़्म हैं जिनका जीनोम मॉडिफाई किया गया, उनके क्या बेनिफिशियल इम्पैक्ट हैं। और जैसे हमेशा हम लोग पढ़ते आते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, राइट? बट नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे कोई बात नहीं करता है। बट ये थोड़ा-सा आपको एनालिटिकल अप्रोच का सवाल यहाँ पे बन सकता है। आपसे आपके व्यूज़ जाने जा सकते हैं, माँगे जा सकते हैं कि आपको कैसे लगता है कि मतलब पब्लिक वेलफेयर के हिसाब से एज़ वेल एज़ एनवायरमेंटल कंसर्न के हिसाब से आपको क्यों लगता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बेटर टूल है और उसके फ़ायदे के साथ-साथ में आप उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पे भी बताइए। फ्यूचर और कमिंग डेज़ में क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग को बहुत ही ब्रॉडर सेंस में एग्ज़ीक्यूट किया जाए तो। आपको मालूम होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की सारी चीज़ों पे वैसे बैन लगा हुआ है, मतलब बहुत जितना हम लोग पढ़ के आते हैं,
जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, उसमें से बहुत कम परसेंट में उसको एग्ज़ीक्यूट किया जाता है ऐसे सोशल मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। उसके पीछे का रीज़न यही है कि उनका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो आपको चीज़ों को थोड़ा-सा एनालाइज़ करके समझना होगा, जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए राइट अप करने के लिए जाते हैं, तो जैसा सिर्फ़ चीज़ें होती हैं, सिर्फ़ आपको वही नहीं समझना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी आप सब लोगों ने पढ़ा कि डीएनए रेप्लिकेशंस की प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। कल की क्लास में मैंने ऐसे पेपर डिस्कस करा था, मैंने बताया। आपको ये भी जानना होगा कि अगर किसी भी तरीके से कुछ भी अगर मॉलिक्यूल्स जो कि डीएनए रेप्लिकेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, अगर उनमें कोई म्यूटेशंस हो जाता है या उनमें कुछ एब्नॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं और किसी सेल्स में अगर वो नहीं बन रहा है, तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं और अगर डीएनए रेप्लिकेशंस की प्रोसेस अगर हैम्पर होती है तो उनका क्या जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उस ऑर्गेनिज्म पे वो आने वाला है। तो आपको थोड़ा-सा अपना अप्रोच जो है वो सिर्फ़ वन वे नहीं रखना होगा, आपको टू वे सोचना होगा। दैट मीन्स आपको पॉजिटिव एज़ वेल एज़ नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे भी अपना माइंड सेटअप करना रहेगा और आपको उस पे ध्यान देना होगा कि हाँ, इसकी क्या चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसे सपोज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी रहता है कि अच्छा कुछ पूछना है क्या डॉक्टर प्रेरणा और अजीत अजीत कुमार बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसा है रिजल्ट आपका अजीत? सर ये मैं अभी जस्ट आज ही आपका कोर्स खरीदा, तो मेरे को मतलब डाउट था कि क्लासेस वगैरह भी होते हैं या जो ऐप में सारे मटेरियल है उनसे हमें पढ़ना है। थोड़ा सा डायरेक्शन चाहिए था, गाइडेंस कैसे स्टार्ट करें। अच्छा ओके, तो अभी कितने मार्क्स आपके आए हैं प्री एग्ज़ाम्स में? मेरे सर 55 मार्क्स थे ओबीसी कैटेगरी। क्वालीफाई हो गए आप? यस सर। चलिए बहुत-बहुत बधाई आपको। बताइए अजीत क्या क्वेरी है आपकी? क्या जानना चाह रहे हैं आप क्लासेस को लेकर के या अपनी प्रिपरेशंस को लेकर के? सर ये लाइव क्लासेस भी होती है क्या डेली? डेली बेसिस पे क्लासेस पहले होती थी बट राइट नाउ अभी मतलब बंद है बिकॉज़ कि मतलब बहुत सारे लोगों की इश्यूज़ थे और ऑलमोस्ट सारे सिलेबस भी खत्म हो चुके हैं। कुछ टॉपिक्स आपके बचे हैं यूनिट्स के तो उनको मैं आपको कंटेंट देता रहता हूँ। और अभी आई थिंक कि लाइव क्लासेस की बहुत ज़रूरत आपको नहीं है बिकॉज़ कि जो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं, अगर आप उनको ही पूरा कर पाएँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा और अगर आपको लगता है कि देयर इज़ अ नीड ऑफ ऑनलाइन क्लासेस देन डेफिनिटली हम लोग कंडक्ट करेंगे और फिर से रियूनाइट होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट? अगर जैसे सर मतलब ऐप में जितने वीडियोस एंड पीडीएफ मटेरियल्स है सर उसको अच्छा से अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा सर। डेफ़िनेटली वो कंटेंट आपको इस एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन इनफ वाले लेवल का दिया गया है। अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं, तो जितना वीडियोज़ में स्टेटमेंट दिए गए हैं, जितनी चीज़ें को एलैबोरेट किया हुआ है, तो आई थिंक कि अच्छा कितने लोग हैं जो कि अभी वीडियोज़ के मतलब ऐप के वीडियोज़ को एक्सेस कर सकें, मतलब देख पाएँ हैं? कुछ वीडियोज़ देखा आप लोगों ने? जी हाँ सर, देखे सर। अच्छा, कौन-सा यस यूनिट? सर। ओके। सर आरडीटी वाला देखा था सर मैंने आज मॉर्निंग में। अच्छा, ओके, ओके, ओके। सो वीडियोज़ देखिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि सिर्फ़ पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको जो इन्फॉर्मेशन जाएगी ना उसमें गैप मिलेगा। बिकॉज़ पीडीएफ में सिर्फ़ वो चीज़ें मेंशन की जाती हैं जो कि पूरी हाइलाइट होती हैं और की पॉइंट्स होते हैं। बाकी उनका जो बैकग्राउंड होता है, उनमें जो बनने वाले पॉसिबल जो क्वेश्चन्स हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है कि क्लास में डिस्कस की जाती है, राइट? और क्लास इन द सेंस कि वीडियो लेक्चर्स में। तो अगर आप वीडियो लेक्चर देख कर के पीडीएफ को पढ़ते हैं तो डेफ़िनिटली आपको आपकी जो समझ बनेगी उन चीज़ों को लेकर के वो बहुत अच्छे से बन पाएगी। और मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत ही आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि जिस लेक्चर को मतलब डील किया गया है, अगर उस लेक्चर का वीडियो देख कर के अगर आप पीडीएफ को पढ़ते हैं, तो शायद ही आपकी समझ उस चीज़ को लेकर के ना बन पाए। उसकी पॉसिबिलिटी 0.01% होती है, अदरवाइज़ अगर आप बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो डेफ़िनिटली वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी और आप उसको लेकर के अपने अपने थॉट खुद से जनरेट कर पाएँगे, इतना कंडीशंस में आप आ जाएँगे। और अगर इतना भी किसी को आ जाता है, तो आप आसानी से उसको राइट अप कर सकते हैं। तो वीडियो ज़रूर देखिए, टाइम की क्राइसिस है, टाइम को आप थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आपको। सिर्फ़ पीडीएफ से अगर आप पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा-सा हो सकता है कि आपको इन्फॉर्मेशन पूरा जितना मैं देना मतलब देना दिया गया उस वीडियोज़ के थ्रू से, उतना शायद मैसेज आपके पास ना जा सके। तो वीडियोज़ मैं तो यही बोलूँगा कि आप वीडियो देख कर के पीडीएफ को रीड कीजिए सर और और डाउट हाँ, हाँ, बताइए। सर ये मेंस का सर कोई टेस्ट सीरीज है क्या मतलब प्रैक्टिस के लिए जैसे कि टेस्ट क्विक सीरीज़ टेस्ट इवैल्यूएट हो टेस्ट सके? सीरीज़ नहीं है अजीत, उसके लिए ये है कि लॉन्ग क्वेश्चंस आपको उसमें ऐप में दिए जाते हैं। आप उसके प्रैक्टिस करते रहिए। आपसे आपके जुड़ने से पहले उसपे हम लोग चर्चा किए हैं। आपको अपकमिंग डेज़ में क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे
और बाकी आपकी जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं, जैसे सपोज कि अभी मैंने 100 क्वेश्चंस का दिया था, फिर इम्यूनोलॉजी के दिए हैं, तो ऐसे अब आपको इंडिविजुअल यूनिट वाइज भी आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। सो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ डाउट हो रहा है, तो आप उसको अपने ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, इंडिविजुअल मैसेज भी कर सकते हैं कि सर इसके लिए मैंने ऐसा करना चाह रहा हूँ बट प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरा भी एक लोगों ने सजेशन दिया था, आई थिंक प्रेरणा ने बोला था कि जो भी मॉडल आंसर्स होंगे उनमें सब हेडिंग को टाइप किया जाए, बताया जाए कि इस वाले क्वेश्चन के लिए ये सब हेडिंग होना चाहिए, ताकि आप उसको फिलफिल अच्छे से कर सकें। ओके। और सर आंसर्स आप चेक करेंगे क्या? जैसे मतलब कोई 1 या 2 क्वेश्चन, या फिर हम अपनी तरफ से लिख के भेजें तो आप चेक करेंगे उसको? आप अपने आप अब जो चीज़ लिखते हैं उस पीडीएफ को, हैंडराइटिंग जो लिखते हैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप भेजिए ज़रूर। उसमें जो आपका पॉजिटिव सजेशंस होगा उसको दिया जाएगा, और वो आपके बेटरमेंट के लिए कि आप इसमें और क्या चीज़ इंप्रूव कर सकते हैं। वैसे तो आप सब लोग इनफ मैच्योर हैं चीज़ों को समझने के लिए और उसको राइट अप करने के लिए, बट फिर भी आपके लिखने के बावजूद भी अगर उसमें कुछ लगता है कि कुछ इनपुट दिया जा सकता है, सो डेफिनेटली वो आपको दिया जाएगा। यस सर, देयर इज ऑलवेज एन स्कोप फॉर और बेटरमेंट। अभी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से एक सरस्वती नाम की स्टूडेंट है, उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया था। उनकी राइटिंग अच्छी है, मतलब राइटिंग स्किल बहुत अच्छा है। मतलब जो भी सवाल मैंने दिए थे उसको उन्होंने लिखा भी था, और पीडीएफ उन्होंने शेयर किया, तो मैंने उनको पॉजिटिव सजेशंस भी उसमें दिए कि आप इसमें और चीज़ें ऐड करके और अच्छा एक्सप्रेसिव बना सकते हैं। देखिए अल्टीमेटली आप सभी लोगों का गोल यही होना चाहिए कि जो भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन से दिए जाएंगे ना, उनको इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, मतलब इस तरीके से राइट अप करनी है कि एग्जामिनर मजबूर हो जाए आपको मार्क्स देने के लिए। उसे सोचना पड़े, अगर आपका कहीं मार्क्स वो काटना चाहता है तो उसको सोचना पड़े। इस तरीके की आपकी राइटिंग का प्रिपरेशन होनी चाहिए। और इसको लेकर के मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था कि आपको जब आप कभी कोई आंसर्स अगर आप लिख रहे हैं तो क्या-क्या चीज़ों को मस्ट है कि इंक्लूड करना चाहिए। जिसमें मैंने बताया था कि आप हो सके तो पॉसिबल एक कोई फ्लो चार्ट बनाइए, कोई फिगर को बनाइए। और लाइफ साइंस में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिन प्रोसेस को आप जो राइट अप टेक्स्ट में करते हैं, उन टेक्स्ट की चीज़ों को भी आप ऐसे फ्लो चार्ट की हेल्प से समझा सकते हैं, या कोई पॉसिबल फिगर बना सकते हैं, या कोई कंपैरेटिवली एनालिसिस करनी है तो उसके लिए टेबल आप बना सकते हैं। अगर इन 3 चीज़ों का मतलब कि अगर आप इंक्लूडिंग करते हैं अपने राइटिंग सेक्शन वाले में, तो डेफ़िनेटली ये ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है। और वो आपको मतलब एग्ज़ामिनर को थोड़ा-सा ज़्यादा इम्प्रेस करता है कि अच्छा बच्चे के पास इतना पोटेंसी है और इतना ने एनालिटिकल पावर है इसके पास कि इस तरीके की चीज़ों को कर सकता है। तो आप इस चीज़ को इंक्लूड कीजिए, वो डेफ़िनेटली आपको बहुत बेनिफिट देगा। ओके। ओके सर, तो थैंक अब यू। देखिए, डाउट हो आप तो सभी लोगों का यहाँ से मतलब आज से अब तो फाइनल रिजल्ट आ गए, अब तो किसी को कुछ डाउट नहीं है। अब से आप लोगों का डेली बेसिस पे जो मतलब कि ड्यूटी बनती है अपने इस एग्ज़ाम को लेकर के, कि ताकि आप मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ, वो ये है कि डेली बेसिस पे जिन लोगों ने अभी रिसेंटली जॉइन किया है, वो लोगों के लिए, जो लोग पहले से हैं उनके लिए भी, कि डेली बेसिस पे टॉपिक को कवर कीजिए, टास्क बनाइए कि आज हमारा इम्यूनोलॉजी का अच्छा, जैसे सपोज कि सभी लोग वर्किंग हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप डे टाइम पे आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है पढ़ने के लिए, राइट? आपके पास नाइट में, मॉर्निंग में शिफ्ट है पढ़ने का। तो उस नाइट और मॉर्निंग के शिफ्ट को थोड़ा-सा डिवाइड कीजिए। आप एक बार के सिटिंग टाइम को लेकर के पढ़ाई मत कीजिए। अगर आपके पास सपोज कि 24 आवर्स में आप 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे, 4 घंटे का टाइम स्पेस आप निकाल पाते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो उस 3 से 4 घंटे को ना 2 स्लॉट में डिवाइड कर दीजिए। एक टाइम के बैठने पर आप 1.5 घंटे से ज़्यादा मत पढ़िए, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा पढ़ते हैं तो फिर आपका ब्रेन सैचुरेट हो जाता है। फिर आपको कोई चीज़ रिसीव करने की जो टेंडेंसी है ना, वो धीरे-धीरे डल हो जाती है। फिर आपको लगता है कि अच्छा हमने 3 घंटे तो पढ़ाई किया, लेकिन आउटपुट कम निकलता है। दूसरा ये है कि जो स्लॉट आप बनाते हैं, उस स्लॉट में आप अल्टरनेट सब्जेक्ट को पढ़ाई कीजिए। जैसे सपोज़ अगर आपने पहले वाले स्लॉट में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई किया हुआ है, तो दूसरे स्लॉट में आप इम्यूनोलॉजी पढ़ाई कीजिए। माइक्रोबायोलॉजी कंटिन्यू मत कीजिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट और लॉन्ग टाइम तक पढ़ते-पढ़ते ब्रेन सैचुरेट हो जाता है। अगर आप न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, कोई दूसरा मतलब टॉपिक को स्टार्ट अगर आप करते हैं दूसरे सब्जेक्ट का, मॉलिक्यूलर का, इम्यूनोलॉजी का, तो उसको लेकर के दिमाग में ये मैसेज आता है कि जस्ट अभी पढ़ाई स्टार्ट किया हुआ है। आप देखेंगे कि आप काफ़ी रिफ्रेश फ़ील करेंगे, और आपका ब्रेन की जो रिसीव करने की एबिलिटी होगी वो थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो कोशिश आप ये कीजिए कि अगर आपको पास 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे पढ़ने का टाइम स्लॉट मिल पाता है, तो उसको आप डिवाइड कर लीजिए, और हर एक स्लॉट में 1.5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन आप रखिए। उसके बाद अब जब नेक्स्ट स्लॉट पे आप पढ़ने जा रहे हो, तो जो पहले आपने पढ़ा हुआ है, उस सब्जेक्ट के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कीजिए।
वीडियोस को देखिए, पीडीएफ को पढ़िए, इसके साथ-साथ में जब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बन जाए, जब आपको लगे कि अच्छा अभी हमने अच्छे तरीके से समझ लिया कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है और हमने पढ़ भी लिया, फैक्ट भी क्या चीज़ें हैं, देन आप उसको राइट अप कीजिए। एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस को डेली आपको बनाना है लॉन्ग वाले के हिसाब से, मतलब 20 वाले नंबर के हिसाब से। आप उसको देखिए कि आपके पास जो एकेडमिक गैप हुआ है, जैसे सब लोगों की मास्टर्स डिग्री मेरे ख्याल से 2014, 15, 16, 17, 18, 19 इस तरीके से हुई है, राइट? और उसके बाद से जो भी जिस प्रोफेशन में है, वहाँ पे ऐसे लॉन्ग वाले टाइप के लिखने की जो प्रैक्टिस है, वो सबकी खत्म हो चुकी है। तो आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप ये देखिए कि आप 3 घंटा कंटिन्यूअसली लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, और उस लिखने में आपकी स्पीड कितनी है और आप कितना अच्छे तरीके से सेंटेंस को बना पाते हैं। ये सारी चीज़ों को अब आपको रिमेनिंग 14 डेज़ में इवैल्यूएट करना होगा और इस पे आपको फोकस करना होगा। कॉन्सेप्ट तो जो आपको बनेगा वो बनेगा ही, लेकिन लिखने का तरीका भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करने वाला है अब यहाँ से। और जिसको किसी को भी लगता है कि उनकी राइटिंग स्किल थोड़ी पुअर है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ में समस्या होती है, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। आप डेली बेसिस पे जब भी आपको लगता है कि आपका ये स्पेयर टाइम है, आप फ्री हैं, कोई काम आपके पास नहीं है, तो आप उसको अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं। दूसरा एक काम आप लोग और कर सकते हैं, जैसे सपोज़ कि अगर आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा टाइम का क्राइसिस है, आप ट्रैवल ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी जॉब जहाँ पे है, आपके घर से 2 घंटे का टाइम आपको लग जाता है जॉब में आने-जाने में, मॉर्निंग टाइम पे भी आप कहीं बिज़ी रहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कि आपने आज एक कोई टॉपिक पढ़ा, पीडीएफ पढ़ा, राइट? आप उस पीडीएफ के कंटेंट को ना अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर लीजिए अपने फ़ोन में, और जब कभी भी आपका ऐसे ट्रैवल टाइम हो, तो अपना ईयरफ़ोन आप लगाइए और अपनी ही रिकॉर्डेड वॉइस को आप सुनिए। तो ऐसा आपको टाइम लगेगा कि जैसे आप सचमुच में पढ़ाई कर रहे हैं, और वो चीज़ आपके दिमाग में जाता रहेगा, तो आपका टाइम भी यूज़ होगा और साथ-साथ में आप उसमें गेन भी कर पाएँगे। तो सपोज़ अगर आप 1 घंटे का ट्रैवल करते हैं, चाहे आप बस से जाते हैं, चाहे आप स्कूटी से ही जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने मॉर्निंग में उठा, आधे घंटे के अंदर में 2-3 पीडीएफ का चीज़ें आपने रीड कर लिया, एकदम नॉर्मल साउंड में, नॉर्मल स्पीड में, और उसको रिकॉर्ड करके सेव कर लिया। जब आप उसमें ट्रैवल टाइम पे जा रहे हैं या फिर अपना बाकी रूटीन वर्क कुछ भी कर रहे हैं, आपने ईयरफ़ोन लगाया, अभी 15-20 दिन के लिए आप मूवीज़ और गाना सुनना बंद कर दीजिए। अपनी ही आवाज़ को आप सुनिए, वो आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, ऐसा करके आप। और इस पे आप देखेंगे कि आप उन टाइम को भी यूज़ कर पाएँगे जिन टाइम जो टाइम अभी तक आपका फालतू वेस्ट जाता था। अगर आप सफ़र में हैं 1 घंटे का भी, तो आप अपना ईयरफ़ोन लगाइए और आराम से उसको अपनी ही रिकॉर्डेड साउंड को सुनते रहिए, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। फिर आपको टेंशन नहीं होगी कि अच्छा हमें जल्दी घर पहुँचना है और फिर हमको पहुँच कर के अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। आप कहीं पे भी हैं, अपनी पढ़ाई आपकी जारी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में हैं, अपने घर पे हैं, अपने स्टडी रूम पे हैं, तो आप उसको राइट अप कीजिए कि जो चीज़ हमने गेन किया, आज समझा, पढ़ा और कॉन्सेप्ट बनाया, उसको हम कितना लिख पाते हैं। ये सारी चीज़ें अब आपको डेली बेसिस पे करते रहनी होगी। एंड वन थिंग मोर, वैसे सब लोग बहुत एक्टिव हैं और काफ़ी समझदार हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अब आपके पास टाइम वो नहीं है कि अब थोड़ा-सा चीज़ों को आप टाल सकें कि चलो अच्छा आज नहीं कल कर लेंगे। अभी राइट नाउ आपके लिए सारी चीज़ों से बढ़ कर के ये वाली चीज़ होगी, दैट मीन्स प्रायोरिटी पर आपको यही होना चाहिए कि पहले इसको हमको पूरा टास्क पूरा करना है, देन इसके बाद बाकी टाइम अगर बचेगा तो हम बाकी चीज़ें करेंगे। और आप सबके पास अब डेली बेसिस का टास्क होना चाहिए, और टास्क कुछ इस तरीके से कि आप अपने पूरे एंटायर 10 यूनिट के सिलेबस को 13th जनवरी को, मतलब कि सॉरी 25th को आपका है, तो 23rd को आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है, इस तरीके से आपको बनाना है। तो आप ये देखिए कि रिमेनिंग 12 से 13 दिन में, मतलब आप ऐसे समझिए कि ऑन एन एवरेज 1 यूनिट के कंटेंट को समझने के लिए, जानने के लिए और पढ़ने के लिए सिर्फ़ 1 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है, सिर्फ़ 1 दिन का। लास्ट के जो 2 या 3 दिन बचेंगे, सारे यूनिट्स को फिर से आप क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा। तो आपको 1 यूनिट का टास्क आपके दिन में, आपके पास 1 दिन के लिए होता है, 24 आवर्स के लिए। अब आपको ये मैनेज करना है कि वो 1 यूनिट के कंटेंट को आप कब कैसे मैनेज करेंगे, कब कैसे उसको समझेंगे और पढ़ेंगे। जो यूनिट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उन यूनिट से आपको स्टार्ट करना है, और कोशिश कीजिए कि आप 1 दिन में एटलीस्ट 1 यूनिट का जो टॉपिक है वो कवर हमारा हो सके। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो डेफ़िनेटली आप 10 से 12 डेज़ में पूरा सिलेबस को एक बार ब्रश अप कर लेंगे अच्छे तरीके से। देन बाकी जो रिमेनिंग 2 और 3 डेज़ होंगे, उसको फिर आप अच्छे से उसमें सारी चीज़ों को रिवीजन कर पाएँगे। अगर इसी वाले डेट पे एग्ज़ाम होता है तब, और अगर एक्सटेंड हो जाएगा तो फिर वेल एंड गुड, आपके लिए रहेगा, अच्छा रहेगा। वैसे एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि रिज़ल्ट अब आ चुका है, तो 15 डेज़ का टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो मेरे ख़्याल से लगता नहीं कि मेंस एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड होने वाला है। ओके।
सर एक बात जो सर सर मुझे मुझे हिट कर रही है अभी इसी में हाँ। कि सर मुझे ऐसा मतलब आइडिया भी आ रहा है कि हमको शायद पीछे का सर कुछ पेटेंट का जो ट्रेंड है लेटेस्ट का, क्या वो एनालाइज करना चाहिए कि कहीं उस ट्रेंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए मेंस में ही, बड़ा क्वेश्चन लिखने के लिए। ट्रेंड से मतलब आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर के? नहीं सर, जो पेटेंट का ट्रेंड है लेटेस्ट में बायोटेक में, जो पेटेंट का ट्रेंड है, मतलब ज्यादातर जो पेटेंट हो रहे हैं वो किस फील्ड में हो रहे हैं? हाँ, आप उस पे स्टडी कर सकते उससे हैं। उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसा देखिए, मैं ज्यादातर तो बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बट आपका जैसे जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है ना, उसमें वैसे कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन चूंकि ज़्यादा चीज़ें उसी के फील्ड में पेटेंट होती हैं, तो आप उसको भी थोड़ा सा देख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें तब आप कीजिए जब आपके बाकी चीज़ें ग्रैपिंग में हो, ठीक है ना? मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि पहले आप उसी में पूरा अपना टाइम वेस्ट कीजिए। अगर पहले आपका, मैं आपको सबको सजेस्ट यही करूंगा कि 10 यूनिट में से एटलीस्ट आपके 6 यूनिट बहुत अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए। अगर आप 60% भी सिलेबस को तैयार करके जाते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा करके आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो एटलीस्ट पहले अपने 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 मास्टर्स डिग्री के अकॉर्डिंगली आप ये देखिए कि आपका कौन सा पोर्शन बहुत अच्छा है, आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए। जिसको लगता है कि जिनका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अच्छा है तो मॉलिक्यूलर से स्टार्ट कर सकते हैं, जिनको लगता है कि उनका बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या इम्यूनोलॉजी स्टार्ट अच्छा है तो उनको वो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जो कोई भी यूनिट आपको लगती है कि आपके लिए वो बेटर है और मतलब आप वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव पाते हैं कि हम अच्छे से समझ सकते हैं, उन यूनिट से आपको स्टार्ट करना है। और एटलीस्ट आपको 6 यूनिट तो पहले 10 दिन में कवर कर लेनी है ना? बाकी जो यूनिट्स बचेंगे उनके लिए फिर आप उसको धीरे से करते रहिएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको कम से कम 6 यूनिट कंप्लीट करना है, ये आपके पास टारगेट होना चाहिए। ठीक है? हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग, सर बताइए आनंद, कैसा है रिजल्ट आपका? सर हो गया है। अच्छा, ओके, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस। आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हुए हैं। जी सर, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आनंद? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाला आपने वीडियो डाले हैं, उनको मेंस के हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है वो? जैसे देखिए, आपके बायोकेमिस्ट्री में और बायोटेक्नोलॉजी दोनों को मिला करके आपके 6-7 टेक्निक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जिसमें जैसे आपके पूरे मॉलिक्यूलर मार्कर हैं, आरएफएलपी, आरएपीडी और एएफएलपी और एसएसआर, ये वाले हो गए। और बाकी आपके जैसे क्रोमेटोग्राफी हो गई, जिसमें एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी और जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी, ये सारे वाले हैं। सेंट्रीफ्यूगेशंस हैं, माइक्रोस्कोपी है। एटलीस्ट इतने वाले पोर्शंस आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं जाना चाहते हैं, लाइक एनएमआर, ईएसआर और रामन स्पेक्ट्रा और ये सब नहीं जाना चाहते हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट ये सारे जो टॉपिक मैंने आपको पहले बताए, इनको आपको जरूर करना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंटेशंस बायोटेक्नोलॉजी का बैकबोन है, ऐसे समझिए। विदाउट इंस्ट्रूमेंटेशन के बायोटेक्नोलॉजी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, तो वहां से सवाल आपको बनेंगे। ठीक है? और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम बचता है, जैसे सपोज से अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस कवर हो चुका है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन के सारे वीडियोस को आप देखिए। बहुत ही अच्छे तरीके से सारे लेक्चर्स डील किए गए हैं और आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी जानने को और समझने को मिलेगा। आप फर्दर कोई एग्जाम देने के लिए जाएंगे, लाइक CSIR के देने जाते हैं या फिर ICMR के देने जाते हैं, कुछ भी, तो वहाँ के लिए भी आपको बहुत अच्छे से काम आएगा वो। जी सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए, और किसी को सजेशंस है, कुछ कहना चाहेगा कोई? सर ये प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी में सर आपने कितने वीडियोस डाले हैं सर इसमें? प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी में मेरे ख्याल से अभी जो भी होगा, लाइक एज बायो प्रोसेसिंग वाले में, प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। आ रहा था कि लेक्चर 4, 5, 6 मतलब 1, 2, 3 मिसिंग है क्या उसमें? नहीं, 1, 2, 3 मिसिंग नहीं है। 1, 2, 3 का जो टॉपिक है वो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी वाले फोल्डर में होगा। उसमें आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और प्रोडक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, ये दोनों टॉपिक्स आपको वहाँ पे डील किए गए हैं, उस तरीके से होगा। सर जैसे कि अगर इनकेस वीडियो बनाने का अगर वक्त नहीं मिले, क्योंकि 15 डेज ही हमारे पास, तो एटलीस्ट अगर ये जो प्लांट बायोटेक वाला और जो एनिमल वाला जो है, एनिमल सेल वाला, एटलीस्ट अगर उसका थोड़ा कुछ फोल्डर मटेरियल मिल जाता तो थोड़ा बिल्कुल मिलेगा। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। आपको अपकमिंग डेज में कंटेंट मिलते रहेंगे। आपके जो टॉपिक्स बचे हैं वो हमें आइडिया है कि हमें क्या आपको कब प्रोवाइड करना है। आप अपने जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ते रहिए, आपको मटेरियल पूरा प्रॉपर मिलेगा। ठीक है? और वीडियोस भी मिल जाएंगे, लेकिन PDF आपको श्योरली मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। सारे जो टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं आपके।
ठीक है? चलिए, होपफुली कि सभी लोगों के जो सजेशंस थे मैंने रिसीव कर लिए हैं और उस पे अब काम भी किया जाएगा। हाँ, सतीश बताइए। तो मुझे भी एक चीज़ पूछनी थी। सर आपको आइडिया होगा क्या कि कितनी हम लोग को शीट्स मिलेंगी सो दैट हम लोग एक आइडिया ले सकें कि हमें अपना आंसर कितने में रिस्ट्रिक्ट करना है? शीट का तो अभी जैसे अब मतलब ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं है, बट आपको प्रॉपर शीट दिया जाएगा जिससे कि आप सारा जो क्वेश्चंस का आंसर करना चाहते हैं उसको कर लीजिए, उसकी कोई क्राइसिस नहीं होगी। कॉपी भी आपको मिलेगा और सर इसकी इसी का मैं भी जानना चाह रहा था सर कि यूपीएससी स्टाइल में आएगा या नॉर्मल जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है उस स्टाइल में होगा? क्या मतलब क्योंकि कॉपी सर यूपीएससी में सर क्वेश्चन रहता है, उसके नीचे स्पेस रहता है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, तो उतने ही स्पेस में ही नहीं, ऐसा मैनेज ऐसा करना ऐसा होता है। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको जैसे मतलब उस तरीके से बाउंड नहीं रहेगा कितने ही स्पेस में आपको करना होगा। आपको ब्लैंक शीट दी जाएगी और आप अपने अकॉर्डिंगली रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चंस, और आप उसको आप लिख सकते हैं। वर्ड लिमिट आपको माइट बी पॉसिबल कि दिया जा सकता हो कि जैसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, वहाँ पे वर्ड लिमिट होगा कि हाँ आप एटलीस्ट 750 वर्ड्स में आप इसको एलॉबरेट कीजिए, ये हो सकता है दिया जाए, बट ऐसा स्पेस नहीं दिया होगा, आपको ब्लैंक शीट दी जाएगी। और सीट का प्रॉब्लम नहीं होगा प्रेरणा, मतलब आपको प्रॉपर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लिखना और चाह रहे हैं बट आपको सीट की प्रॉब्लम है, ये वाली इशू नहीं आएगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, बताइए सतीश क्या कहना चाह रहे हैं? सर प्लेन पेपर मिलेगा या रूल वाले? लाइनिंग वाली पेपर मिलेगी। लाइनिंग वाली? हाँ। तो उसमें सर डायग्राम कैसे बनाएंगे? मतलब पेंसिल से आप बना सकते हैं, क्यों नहीं, और उसको आप जैसे मतलब कलर पेन से यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ब्लैंक शीट पे लिखना सबके लिए फिजिबल नहीं होता ना, बहुत सारे लोगों की जो राइटिंग होती है ना ऐसे टेढ़ी हो जाती है, तो उसको मतलब स्टैंडर्ड तरीका नहीं माना जाता। जब भी कभी आपको राइटिंग वाले मतलब पेपर अगर लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको रूल्ड वाले पेज दिए जाते हैं, इस पे लाइनिंग होती है ताकि आप अच्छे से उसको लिख पाएं। और रही बात आपके फिगर ड्रॉ करने की, तो आप उसको कलर पेन से ड्रॉ कीजिए, दिखेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पेंसिल यूज कर सकते हैं सर? पेंसिल यूज कीजिए। पेंसिल्स को अगर जैसे पेंसिल से चीजें अगर नहीं दिख रही तो आप उसके मतलब कलर वाले वो ले जाइए, आप उसको हाईलाइट कीजिए तरीके से बॉर्डर बना बना करके कि हाँ ये चीज ऐसे है। और फ्लो चार्ट जितना ज्यादा हो सके उतना अगर आप डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर मेरे लिए तो फ्लो चार्ट ही है, राइटिंग तो ठीक है नहीं, तो फ्लो चार्ट पे ही काम करूंगा। नहीं, वो ज्यादा इंप्रेसिव। मैं तो ये बोलता हूँ ना कि जैसे जो सपोज कि अगर आपने कोई 50 वर्ड का कोई स्टेटमेंट लिखा है, फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दिया गया कि हाँ डीएनए माइक्रो एरे क्या है, तो आपने उसको डीएनए माइक्रो एरे को बताया कि हाँ ये चीज ऐसे से होता है। लेकिन उसी डीएनए माइक्रो एरे का जो चीज आपने लिख रखा है उसको अगर आप साइड में क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर देते हैं कि अच्छा ये ऐसा चिप जैसा होता है, ऐसे डॉट बने हुए होते हैं और एक डॉट जो होती है एक एमआरएनए को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपने ये सब हाईलाइट कर दिया है तो डेफिनेटली एग्जामिनर खुश हो जाएगा, उसको लगेगा कि अच्छा बच्चे को जानकारी है। वो जाना ही नहीं चाहेगा कि आपने कंटेंट में लिखा क्या है, उसको ये समझ में आता है कि अच्छा फिगर आपने बना दिया, क्योंकि फिगर मतलब ये होता है कि वो आपके दिमाग की उपज है। फिगर बनाने का आइडिया आपको तब आएगा जब आपके पास उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से होगा। फिगर आप ऐसे नहीं बना पाएंगे। जब आपके दिमाग में कोई पिक्चर होगी कि अच्छा ये चीज ऐसे होता है, आपको मालूम है कि अच्छा टीसीएस साइकिल में ये सारे स्टेप्स ऐसे ऐसे चलते हैं, तब जाकर के आप उसका फिगर बना पाएंगे। तो फिगर का आना दैट मीन्स कि आपके पास उसकी नॉलेज का होना है, इस बात को वो प्रूफ करता है। तो दैट इज वाई वो ज्यादा इम्पैक्टफुल डालता है एग्जामिनर्स के ब्रेन पे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए 24 क्वेश्चन है 3 घंटे में, इसीलिए तो प्रैक्टिस करनी है ना, इसीलिए तो। और दूसरी चीज ये कि ऐसा नहीं है कि आपको मतलब टाइम का मतलब बहुत शॉर्टेज पड़ जाएगा। अगर आप उसको लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप कर पाएंगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आप कर भी पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। सारे कुछ 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 क्वेश्चन आपके हो सकता है कि छूट भी जाएं। बहुत सारे लोगों के ऐसे होंगे जो कि पूरे फुल पेपर आप सॉल्व करके नहीं आ पाएंगे। तो उन्हीं चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है ना। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। आपको ये भी पता चल पाएगा कि आप कितना टाइम में कितना चीज़ें आप लिख पा रहे हैं, और आपके हाथ की कंडीशंस क्या रहेगी लिखने के बाद, ठीक-ठाक है कि नहीं है। पता लगा आप 6 साल से 5 साल से छोड़ के बैठे हैं, अचानक से लिखना शुरू किया तो 1 घंटे के बाद आपका हाथ ही पूरा एकदम ब्लॉक हो गया। आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, आपका हाथ दर्द कर रहा है। तो फिर आपका सब सारा का सारा नॉलेज जो होगा ना सब ऐसे ही रह जाएगा, कोई फायदा नहीं है उसका। दैट इज वाई देयर इज अ नीड ऑफ डेली ऑन द डेली बेसिस प्रैक्टिस। आप उसको डेली बेसिस पे लिखते रहिए अच्छे तरीके से, तो पता चलेगा कि अच्छा आप कितना कर पा रहे हैं। वैसे भी हम सभी लोग बायोलॉजी के बैकग्राउंड के हैं और हम सबको अच्छे तरीके से पता है कि हमारा ब्रेन या ब्रेन के थ्रू होने वाले रेगुलेट होने वाली सारी जो एक्टिविटी होती हैं उनको पहले हमें किसी चीज़ के लिए क्या होना होता है ना, जैसे इम्प्रिंटिंग करानी पड़ती है। जैसे आपको क्यों बोला जाता है कि आप एग्जाम में जाने से पहले डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन क्या होता है, ट्रेंड होता है उन टाइप के सवाल को देख करके और उन टाइप के प्रॉब्लम को समझ करके कि अच्छा क्या करना कैसे नहीं करना।
और जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं किया रहता है, अचानक से एग्जाम हॉल में सवाल देखता है ना, तो उसका दिमाग उस तरीके मतलब उस टाइम पे उसका जो ब्रेन है ना, उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसी को आप बोलते हैं कि बौखलाहट हो जाना, घबरा जाना कि अरे बाप रे! हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपने अगर कभी अगर आप मतलब फ्लाइट का ट्रैवल किए हुए होंगे, तो आपके फ्लाइट के टिकट पे जो मतलब टेक ऑफ टाइम होता है ना, उससे 2 घंटे पहले आपको वहाँ पे बुलाया जाता है कि आप वहाँ पर आप आइए, आपकी एंट्री हो जाएगी, आपको 1 घंटे इंक्यूबेशन दिया जाता है। सबको मालूम है कि फ्लाइट में चढ़ने के पहले आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पता लगा कोई बहुत लॉन्ग दूर से सफ़र करके आता है, तो आपको 1.5 घंटे से पहले का टाइम दिया जाता है कि आपको वहाँ पे रीच करने का टाइमिंग इतना है, आप वहाँ पे पहुँचिए, 1 घंटे आप आराम से वहाँ पे वेटिंग एरियाज़ में आप रेस्ट कीजिए, ताकि आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों स्टेबल हो जाए, आप जाकर के इस प्लेन में अच्छे तरीके से बैठ सकें, अदरवाइज़ आप परेशान हो जाएँगे। सो दैट इज़ व्हाई हम लोग बोलते हैं कि आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका आपका दिमाग उसके लिए ट्रेंड रह चुके हैं, आप उसके लिए रेडी रहें कि नहीं, ऐसे टाइप के सवाल अगर आएँगे तो हमको घबराना नहीं है, हम ऐसे टाइप के सवाल को फेस किए हुए हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है उसका करने का। चलिए, हाँ, बहुत अच्छा सर लगा। इसमें फिगर हाँ, बताइए। सर फिगर बनाने में सर रेड और इसका ग्रीन पेन का यूज़ कर सकते हैं? फिगर को ड्रॉ करने के लिए? यस सर। हाँ, हाँ, कर सकते हैं। कलर पेंसिल तो यूज़ करना ही पड़ेगा अभी देखो, अगर जैसे सपोज़ अब इम्यूनोलॉजी है, अगर मान लीजिए आपको आ गया कि डेंड्राइटिक सेल्स बनाइए या एपीसी सेल्स को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो ऑब्वियसली आप उसमें बनाएँगे, दिखाएँगे ना कि कहाँ पे ग्रैन्युल्स हैं, कहाँ पे मल्टीलोब न्यूक्लियस है और कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो उनको अलग-अलग कलर देना पड़ता है। मान लीजिए अगर आपके पास मतलब ऐसे ड्राई वाले भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल्स वाले जो आते हैं, आप उनको अच्छे से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और सर ये स्केल अप वाले सर पोर्शन में आपने सर न्यूमेरिकल नहीं कराया है, तो न्यूमेरिकल पे ध्यान दे के नहीं दे रहे? जब न्यूमेरिकल हम देखिए, स्केल अप करते हैं तो सर वो रेशियोज मेंटेन करने न्यूमेरिकल आपके 3 जगह से आएँगे, उनके लिए मैं पहले भी बताया था, अभी आपने पूछा तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। 3 पोर्शन है जहाँ से आपको न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी है। नंबर पहला है एंजाइम काइनेटिक्स को लेकर के, मतलब एंजाइम को लेकर के, वहाँ से न्यूमेरिकल्स आपके आएँगे। नंबर दूसरा जो आपका बनता है वो है बायोकेमिस्ट्री का एनर्जेटिक्स वाला जो पोर्शन है, जहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए आती है आपको पूरी शीट। हो सकता है वहाँ पे आपको गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए आ जाए, टोटल फ्री एनर्जी निकालने के लिए आ जाए, एंथैल्पी निकालने के लिए आ जाए, या फिर आपको पूरा एक ग्लूकोज़ के मेटाबॉलिज्म का पूरा बैलेंस शीट आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आ जाए। इस तरीके के न्यूमेरिकल आपसे वहाँ पे बन सकते हैं, राइट? और बाकी जो आपको न्यूमेरिकल से बनेगा वो प्रोटीन वाले से बनेंगे, जैसे अमीनो एसिड से बन सकता है कि अगर कोई प्रोटीन इतनी लेंथ की है तो उसका वेट कितना हो सकता है, इस तरीके के सवाल आपके बनेंगे। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से न्यूमेरिकल्स बनने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बन जाए तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकता, बट मुझे बहुत कम उम्मीद है कि वहाँ से बनेगा। न्यूमेरिकल्स आपके इधर से ही बनेंगे। सर बायो सर प्रोसेस स्केल मतलब अप में जो फर्मेंटेशन से बन तो सकता है सर क्वेश्चन वैसे? कहाँ से? कहाँ से? डिजाइन वो उसी बायो प्रोसेस से ही सर डिजाइन करने को कह सकता है ना? हाँ, तो डिजाइनिंग के लिए तो मतलब एक सर्टेन कंडीशन देके और सर कहेगा कि आप स्केल करने के लिए वो कैलकुलेट करने को देगा और फिर कहेगा कि इसके हिसाब से डिजाइन कैसे करेंगे फॉर्मेट कोई ऐसा। डिजाइनिंग का सवाल बनना पॉसिबल है कि मतलब आपको डिजाइन करना रहेगा एक उसका, बट कैलकुलेशन देखिए, खैर पेपर सेटर तो मैं नहीं हूँ कि मैं एग्जैक्टली आपको दावा करूँ कि नहीं ऐसा नहीं ही होगा, बट जो पॉसिबिलिटीज की बातें हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये वाले जो एरियाज हैं वहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है। और फर्मेंटेशन का भी अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो वो बुरा नहीं है, मतलब अच्छा ही होगा। अगर आपको लगता है कि उस पर भी आप टाइम दे सकते हैं तो डेफिनेटली आप उस पर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। और किसी कुछ सजेशंस और सवाल बचे हैं? चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से इंटरेक्ट हो करके, और आप सब लोगों के सजेशंस को मैंने सुना और उस पे हम लोग काम भी करेंगे। और बहुत खुश हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए कि आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छे रहें, और जितने लोगों ने भी मेहनत अच्छे से किया उनके रिज़ल्ट आज पॉजिटिव हैं। और अब आप इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगले 14 डेज़ के लिए अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए कि अब आपको ठीक तरीके से पढ़ाई करनी है, कहीं पे भी टाइम को लॉस नहीं करना है, ताकि आप डेफ़िनेटली मेंस एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस देख सकें। क्योंकि अभी आपकी जर्नी ये फिनिश नहीं हुई है, जस्ट अभी ये सिर्फ बिगिनिंग है। अभी आपके मेन चैलेंजिंग वाले जो फेजेज़ हैं वो आने बाकी हैं मेंस एग्ज़ाम्स के लिए, इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू के लिए। तो अभी आपको थोड़ा अपने अपने आप को कहीं से भी आपको लूज़ नहीं होना, आपको अपना पूरी पोटेंसी आपको देनी है, टाइम आपको अच्छे तरीके से देना है। ठीक है, फिर बाकी सब लोग ग्रुप में सब लोग मैसेज कर दिए ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँ, और चीज़ें आप हम लोग कनेक्ट रहेंगे, और जब कभी लगेगा कि हाँ ज़रूरत है क्लासेस की तो फिर मैसेज आएगा, फिर आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी अपनी पढ़ाई अच्छे से आप करते रहिए। ठीक है?
थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट टू थैंक यू सर। गुड नाइट टू ऑल।